16वीं शताब्दी ईस्वी स्पाइस ट्रेड पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। पुर्तगालियों की सफलता को देखकर अन्य यूरोपीय शक्तियां जैसे डच, फ्रेंच, डैनिश और अंग्रेज एशिया के लिए अपने खुद के यात्राओं की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। उस समय इंग्लैंड का स्पेन से युद्ध चल रहा था। 1588 में स्पेनिश आर्माडा को अंग्रेज नौसेना ने हरा दिया। इस जीत ने अंग्रेजों को महत्वाकांक्षी बना दिया और फिर कुछ अंग्रेज व्यापारियों को इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ प्रथम से एशिया जाने की अनुमति मिली। 13 अगस्त 1592 को फ्लोरेस की लड़ाई में अंग्रेज नौसेना ने एक पुर्तगाली जहाज पर कब्जा कर लिया और उसे लंदन ले आए। यह जहाज इंग्लैंड में देखा गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज था और यह जवाहरात, सोने, चांदी, सिक्कों, विभिन्न मसालों और कई अन्य वस्तुओं से भरा हुआ था। इन कीमती चीजों ने अंग्रेजों को अपना खुद का स्पाइस ट्रेड शुरू करने के महत्वाकांक्षाओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अनुमति दी और सर जेम्स लैंकास्टर ने 1601 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा की कमान संभाली। अंग्रेजों ने पहले इंडोनेशिया में गए और वहां उन्होंने 2 कारखानों की स्थापना की, लेकिन अंग्रेजों का डच और पुर्तगालियों से अक्सर सामना होता था और ये हिंद महासागर में अक्सर लड़ाइयां लड़ते थे। 1612 में सुवली की लड़ाई में अंग्रेज नौसेना ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। ये सुवली आज के सूरत के निकट है। यह जीत अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में माना जाता है क्योंकि इसके बाद भारतीय भूमि पर अंग्रेज पहली बार अपना कब्जा जमा पाए। फिर अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत के दरबार में राजनयिक मिशन भेजते हैं। 1612 में सर थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गए। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी। जल्द ही अंग्रेज अत्यधिक सफल हो रहे थे और उनकी सफलता ने पुर्तगालियों को भी पीछे छोड़ दिया, जो पहले से ही गोवा, चिटगांव और बॉम्बे जहां पे वो स्थापित थे। 1661 में पुर्तगालियों ने बंबई को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अंग्रेजों ने बाद में मद्रास और कलकत्ता यहां भी कारखानों की स्थापना की। अंग्रेजों ने पूरे भारत में 23 व्यापारिक कारखानों की स्थापना करते हैं, जिनमें प्रमुख थे कलकत्ता में फोर्ट विलियम और मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। लेकिन अंग्रेजों के लिए चीजें आसान नहीं थी क्योंकि उन्हें डच से भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था और इस वजह से एंग्लो डच युद्ध छिड़ गया। 1685 में अंग्रेजों और बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान के बीच टैक्स पर विवाद के कारण मुगल सल्तनत और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया। अंग्रेज नौसेना ने पश्चिमी तट पर मुगल बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया और कई मुगल जहाजों पर कब्जा कर लिया। इससे मुगल बादशाह औरंगजेब ने भारत में सभी अंग्रेज कारखानों पर कब्जा करने का आदेश दिया। सभी कारखानों पर मुगल कब्जा होने के बाद अंग्रेज व्यापार नहीं कर पा रहे थे और उन्हें 1690 में मुगलों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा और बाद में मुगलों ने सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को लौटा दी। उसी बीच फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी और चंदननगर में अपने व्यापारिक कारखाने स्थापित करते हैं। भारत में डच और पुर्तगालियों की शक्ति कम हो जाती है और अब केवल ब्रिटिश और फ्रांस, ये 2 ही यूरोपीय शक्तियां रहते हैं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को नियंत्रित करने के लिए लड़ते रहते थे। 1756 में यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध छिड़ गया और अंग्रेज और फ्रांसीसी इस युद्ध के विपरीत पक्षों में थे। यूरोप के 7 वर्षीय युद्ध की प्रतिक्रिया भारत में भी हुई। फ्रांसीसी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिल जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में संयुक्त फ्रांसीसी बंगाल सेना को हरा देते हैं और इस जीत के बाद अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य के सबसे अमीर प्रांत बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण कर लेते हैं। बाद में अंग्रेजों ने 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई में मुगल, अवध और बंगाल की संयुक्त सेना को भी हरा देते हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक नवाब के सिंहासन के लिए 2 गुटों के बीच कर्नाटक युद्ध छिड़ गया। कर्नाटक की इस आंतरिक लड़ाई में ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी कूद पड़ते हैं।
अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के सिंहासन के लिए अपने अपने दावेदारों का समर्थन किया, लेकिन अंततः 1763 में अंग्रेजों की जीत हुई और उन्होंने पौंडीचेरी पर भी कब्जा कर लिया। 10 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया और फ्रांसीसियों ने यह आश्वासन दिया कि वे भारत में और कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसके बाद फ्रांसीसियों का भारत में अपने सभी महत्वाकांक्षाओं को खो देते हैं और अब केवल अंग्रेज ही भारत में प्रमुख यूरोपीय शक्ति बन जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों को भी भारतीय साम्राज्यों के भी कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर सल्तनत ने शुरुआत में अंग्रेजों को बहुत हराया। एक नया प्रकार का हथियार रॉकेट्स के उपयोग से मैसूर सेना बहुत सफल रही, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उनकी नकल की, जिन्होंने उन्होंने खुद के रॉकेट्स का संस्करण किया और इसका इस्तेमाल मैसूर के सेना के खिलाफ किया। 1799 में श्रीरंगपटना की लड़ाई में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और मैसूर ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाता है। मराठों के खिलाफ भी अंग्रेजों को शुरुआत में बहुत हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः 1818 में मराठों की हार हुई और मराठों की हार के बाद भारत में अंग्रेजों के लिए कोई खतरा नहीं था और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकांश भारत उपमहाद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन इस तीव्र विस्तार ने अंग्रेजों को सिख साम्राज्य के साथ संघर्ष में ला दिया। प्रारंभ में सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह उनके अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे और बदले में अंग्रेजों ने अफगानों के खिलाफ लड़ाई में रणजीत सिंह की मदद की। लेकिन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य के आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू कर दिया और इसके कारण 1845 में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में सिख साम्राज्य की हार हुई और कश्मीर क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लेकिन ब्रिटिश और सिख साम्राज्य के बीच शत्रुता अभी भी कम नहीं हुई थी और 1848 में दूसरा एंग्लो सिख युद्ध छिड़ गया। लेकिन इस युद्ध में भी सिख साम्राज्य की हार हुई और इसके बाद पूरा पंजाब क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और साथ ही सिख साम्राज्य का अंत हो गया। अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों के साथ सब्सिडायरी अलायंस अपनाया। इस अलायंस के अनुसार अंग्रेजों के साथ मिलने वाला हर भारतीय राज्य अंग्रेजों के अधीन एक रियासत बन जाएगा। इन रियासतों के शासकों को किसी भी अन्य भारतीय राज्य के साथ कोई भी बातचीत और संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले पूछताछ किए बिना वे नहीं कर सकते थे। इन भारतीय रियासतों की सेना की कमान ब्रिटिश अधिकारियों के पास होती और वे अपनी सेना अंग्रेजों के लिए भेजते थे। कई भारतीयों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिकों के रूप में भर्ती किया जाता था, जिनको सिपॉयज कहा जाता है, और उन्होंने कई लड़ाइयों में अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन नस्ली और धार्मिक भेदभाव के कारण इन भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और 1857 में भारतीय विद्रोह छिड़ गया और बहुत जल्द यह विद्रोह पूरे भारत में फैल गया और यह भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था। कई भारतीय राज्यों ने विद्रोह का समर्थन किया और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। मुगल बादशाह बहादुर शाह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पेशवा नाना साहिब द्वितीय और कई अन्य राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन कुछ भारतीय राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया। उन्होंने संसाधनों और सैनिकों में अंग्रेजों की मदद की और इस वजह से ही विद्रोह को अंग्रेज बहुत बेरहमी से दबा पाए और यह विद्रोह विफल रहा। लेकिन इस विद्रोह ने भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भी समाप्त कर दिया और भारत को सीधे ब्रिटिश राजशाही के अधीन लाया गया। क्वीन विक्टोरिया भारत की महारानी बन गई। 1857 का विद्रोह भले ही विफल रहा हो, लेकिन इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगा दी और इसके बाद भारतीयों में एकता आ गई। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी। विभिन्न भारतीय भाषाओं में कई लेखकों और कवियों ने भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के साहित्यों की रचना की। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों ने पूरे भारत में राष्ट्रवाद की आग को और भी ज्यादा तेज कर दिया
और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई तेजी से और ज्यादा बढ़ती गई और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और इसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन खत्म हो गया।